Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानेता और आपका स्वागत है श्री राम्स आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम अराउंड द वर्ल्ड सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुई हैं लास्ट वीक उसको हम कवर करने वाले हैं। आते हैं सबसे पहले, आप मुझसे कैसे जुड़ सकते हो। आप मुझसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हो। कोई भी डाउट हो ऐसे सीरीज के बारे में या कोई भी न्यूज़ के बारे में, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। आई विल बी देयर टू काइंड ऑफ आंसर ऑल योर डाउट्स। एंड इसके बाद भी मैं कई सारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज लेके आ रही हूँ, जैसे कि प्लेसेस इन न्यूज़, ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज़ और कई सारे ऐसे अपडेट्स लेके आने वाली हूँ। तो वैसे वीडियोस में भी अगर आपको कोई डाउट्स है या आपको पीडीएफ चाहिए होगा, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी ऑन दीज हैंडल्स। आते हैं अब पहला न्यूज़। ये आपके प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यू शुड नो वेयर द बोहाई सी आइस इज, और बोहाई सी कहाँ पे है। तो चाइना ने एक रिसर्च शिप भेजा है बोहाई सी को स्टडी करने के लिए। बोहाई सी एक्चुअली नॉर्थ वेस्टर्न चाइना में है। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ द येलो सी, पैसिफिक सी की तरफ ओपन करेगा ये। तो बोहाई सी का लोकेशन यू शुड बी एबल टू मार्क इन द मैप, कहाँ पे है and what are the bays in this area. For example, the Laizu Bay, Bohai Bay as well as the Liaodong Bay. तो ये particular area आपको आना चाहिए। न्यूज़ क्या है, it's not important, but the place has been in news. आते हैं next news पे, which is about China's ideology chief called the Cai Zi. अब काइकी, now काइकी जो है वो आजकल has been making a lot of important statements in China. बहुत लोग कहते हैं कि ये सक्सेसर होने वाले हैं जी जिनपिंग के। बट जो आइडियोलॉजी चीफ के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, वो ये है कि भाई आज के दिन चीफ आइडियोलॉजी ऑफिसर ने चाइनीज लोगों को, मीडिया को और जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिसर्स हैं उनको कहा है कि भाई आपस में ये डिस्कस करो कि किस तरीके से चाइना का इकोनॉमी इंप्रूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। डोंट टॉक एनीथिंग नेगेटिव। आप कोई भी प्रोमोशनल बात पे डो नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, डू नॉट टॉक अबाउट एन इकोनॉमिक फेलियर टू हैपन। तो ही हैज बेसिकली सेड कि भाई प्रमोट करो इकोनॉमिक सक्सेसेस को, और ये कहना है कि भाई पब्लिक ऑप्टिमिज्म को ज़्यादा करके रखना है, ये नहीं कि कोई क्रिटिसिज्म या कोई भी नेगेटिव चीज़ आज के दिन बाहर आनी चाहिए। ही हैज़ बेसिकली जो क्रिटिक्स हैं इकोनॉमी के उनको पूरी तरीके से मजल कर दिया गया है, एंड कम्युनिस्ट पार्टी का जो आइडियोलॉजी एजेंडा है वही चीज़ डिस्कस किया जा रहा है चाइना के मीडिया से लेके इवन इन दी अमंग्स द पब्लिक। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, आते हैं सांगपो रिवर डैम। ये आज के दिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। एनी क्वेश्चंस अबाउट दी हाइड्रो पावर, हाइड्रोपॉलिटिक्स बिटवीन इंडिया एंड दी नेबर्स, उसमें ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहने वाला है आपके लिए, एज वेल एज एग्जैक्ट लोकेशन प्लेसेस इन न्यूज़ के अंडर पे ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो क्या है न्यूज़, चाइना ने एक ज़ांगपो प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जो कि द ग्रेट बेंड में होने वाला है। ये ग्रेट बेंड बेसिकली आपका रिवर यहाँ से ग्रेट बेंड होते हुए इट विल एंटर इनटू अरुणाचल प्रदेश एंड देन टू असम। अब इंडिया का कहना है कि भाई अगर इस पर्टिकुलर रिवर में इतना बड़ा डैम बनता है तो इसका एक इन्वायरमेंटल बैकलैश या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया या बांग्लादेश पे, लोअर राइपेरियन कंट्रीज पे। तो चाइना को ये नहीं करना चाहिए। चाइना ने कहा है कि ये जो डैम रहेगा ये थ्री गॉर्जेस डैम से भी ज़्यादा बड़ा रहने वाला है, एंड ये जो डैम होगा ये कोई इम्पैक्ट नहीं करने वाला है इन द लोअर राइपेरियन कंट्रीज। तो चाइनीज एम्बेसी ने कहा है कि द प्रोजेक्ट हैज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द लोअर रीचेस, चाइना विल मेंटेन कम्युनिकेशन विद कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना के साथ इंडिया या कोई भी लोअर राइपेरियन कंट्रीज का कोई अग्रीमेंट नहीं है रिगार्डिंग वाटर शेयरिंग। इंस्टेड चाइना क्या करता है, चाइना डिटेल शेयर करता है विद द लोअर राइपेरियन कंट्रीज अबाउट कितना पानी वो रिलीज करने वाले हैं और कब करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात है, जब जब बॉर्डर डिस्प्यूट्स हुई हैं इंडिया के साथ उसी सालों में चाइना ने ये डेटा नहीं दिया है इंडिया को। तो चाइना ने वाटर को, हाइड्रो पावर को या हाइड्रो पॉलिटिक्स को एक ऐसे लेवल पे लेके गए हैं कि जब भी वो बॉर्डर डिस्प्यूट या कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है दे यूज दिस एज अ कार्ड टू निगोशिएट।
ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो अबाउट द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना व्हेन इट कम्स टू रिवर एंड रिवर वाटर शेयरिंग. ओके, लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट HVMP वायरस. इसको लेके बहुत ज़्यादा आजकल डिस्कशन चल रहा है. रिपोर्ट्स पहले आई थी चाइना से, उसके बाद आज तो कई सारे रिपोर्टेड केसेस हैं इंडिया में भी. इट्स लार्जली अफेक्टिंग चिल्ड्रन एंड पीपल विद रेस्पिरेटरी डिजीजेस. एंड इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आता है कि लोगों को लगा था कि लॉकडाउन होगा, कोविड के जैसा रिपीट है, ऐसा कुछ नहीं है. इवन द WHO हैज सेड दैट इट्स अ नॉर्मल, जो कोल्ड एंड कफ फ्लू है वैसा ही रहने वाला है. सो देयर हैज बीन नो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड, बट अगेन इंटरेस्टिंग बात है कि दिस हैज बीन रिपोर्टेड फ्रॉम चाइना. आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. किम जोंग उन ने एक न्यू ईयर लेटर भेजा है टू पुतिन. अब हर अराउंड द वर्ल्ड में इस बात को रेज करती हूँ कि भाई नया दो एक जैसा रिलेशन आ रहा है नॉर्थ कोरिया और रशिया के साथ. किम जोंग यून सपोर्ट कर रहा है, अपने सोल्जर्स को भेज रहा है, पुतिन भी थैंक यू करता रहता है. एक नया द रिलेशन इज ब्लॉसमिंग एंड इट इज अ कंप्लीट PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन चलता रहता है. बेस्ट फ्रेंड खुद को बुलाते हैं एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड, एंड एक चलता रह रहा है यहाँ पे. बट इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नॉर्थ कोरिया ये चीज चाइना के साथ नहीं कर रहा है. किम जोंग उन जो है वो जी जिनपिंग के साथ ऐसा क्लोजनेस नहीं दिखा रहा है. एंड ये साल था चाइना नॉर्थ कोरिया फ्रेंडशिप ईयर 2024, बट उसमें ऐसा कोई भी ओवर्ट अफेक्शन लेटर ऐसा कुछ नहीं हुआ. इंस्टेड चाइना ने भी पुतिन के साथ रिलेशन इंप्रूव किया है, एज वेल एज किम जोंग उन ने भी पुतिन के साथ ही ऐसे बेस्ट फ्रेंड क्लोजेस्ट फ्रेंड वाला रिलेशन बनाया है. तो कहीं ना कहीं द लिंचपिन इज एक्चुअली पुतिन, दैट इज रशिया, एंड नॉर्थ कोरिया एंड चाइना आर सीइंग सम काइंड ऑफ अ रेजिस्टेंस अमंग्स देमसेल्व्स. देयर इज सम काइंड ऑफ टेंशन दैट इज इमर्जिंग, एंड द क्लोजनेस इज नॉट व्हाट was there earlier. ठीक है, तो ये चीज़ ऑब्जर्व करने लायक है, क्योंकि हम लोग बार बार ये एक्सेस की बात कर रहे हैं, बट एक्सेस में द मेन प्लेयर इज रशिया, नॉट चाइना. आते हैं नेक्स्ट. इंडोनेशिया हैज फॉर्मली ज्वाइंड ब्रिक्स. नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज बिकॉज इंडोनेशिया का जो अप्रूवल था वो तो पहले ही आ चुका था, बट अभी जाके प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के बाद उन्होंने फॉर्मली दे हैव ज्वाइंड ब्रिक्स. इसका मतलब क्या है, इसका इम्पैक्ट बड़ा इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू इट. वन, इट इज ब्रिंगिंग द आसियान ग्रुपिंग एज वेल एज द इंडो पैसिफिक एरिया नाउ इनटू ब्रिक्स, राइट. उससे पहले अगर हम बात कर रहे थे तो द इंडो पैसिफिक एरिया और द आसियान ग्रुपिंग वाज मिसिंग फ्रॉम ब्रिक्स, एंड द आसियान ग्रुपिंग और द कंट्रीज आर अ मेजर मार्केट, right. They are, after Europe, they are the next regional grouping that has been very successful in trade matters, economic parameters. So Indonesia ka entry will actually kind of push BRICS into more and more economic partnership with ASEAN countries, as well as improve more service sector and primary sector interactions. सेकेंड चीज जो हो रहा है कि यहाँ पे अगेन ब्रिक्स वाज सीन एज एन एंटी अमेरिका, एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग, स्पेशली विद द एंट्री ऑफ इथियोपिया एंड countries which were very pro China, Egypt. Now with Indonesia coming in, it kind of indicates that any country which wants to have a economic relation with these countries, focusing only on economy and not on strategic parameters, that would be what BRICS is going to be. It's not going to be about anti-America or anti-West. It is largely going to be an economic grouping. ये messaging भी काफ़ी clear हो चुका है. It is not alternative to NATO. It is not anti-NATO thing. It is largely as an economic body coming up, supporting each other, trying to create a market amongst themselves. So again, this has been an important messaging that has gone through with Indonesia joining BRICS. आते हैं नेक्स्ट. चाइना और मालदीव्स का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फाइनली एक्सेप्ट हो गया है. ये अग्रीमेंट तो 2014 में साइन हुआ था, उसके बाद पार्लियामेंट ने भी अप्रूवल दे दिया था 2017 में, बट 2018 में इसको रोक दिया जाता है क्योंकि रजीम चेंज हो जाता है. बट 2024 में जैसे ही म्यूजू ने बेजिंग विजिट किया था, उसी के साथ इसको रीस्टार्ट करके आज के दिन चाइना मालदीव्स फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैज किक स्टार्टेड. नाउ इज दैट अ बैड न्यूज फॉर इंडिया? Not really. It was bound to happen. जिस तरीके से म्यूजू has been visiting China and has been signing agreements, ये तो लॉजिकल था, होने ही वाला है.
बट इसका मतलब यही होने वाला है कि चाइना के साथ अभी ज़्यादा ट्रेड रिलेशंस होगा, डिपेंडेंसी बढ़ने वाला है, एंड हमें सभी को पता है कि डेट ट्रैप में तो फंस चुका है मालदीव्स। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट इंडिया मीटिंग तालिबान। नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हम तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, बट ये मीटिंग जो था वो काफ़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग था। कई सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं, जैसे इंडिया सपोर्ट फॉर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, इंडियाज गोइंग टू सेंड अ लॉट ऑफ एड टू अफगानिस्तान। साथ में चाबहार पोर्ट को लेके भी डिस्कशन किया गया है कि चाबहार पोर्ट को किस तरीके से जरांज दिलाराम रूट से कनेक्ट करते हुए INSTC को स्ट्रेंथन किया जाए। And one important thing that was also discussed was the demand by the Afghanistan government, that's Taliban government, कि visas दिए जाए to the Afghani people। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम्स है। सबसे पहला तो इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है तालिबान गवर्नमेंट को। दूसरा है कि जो इंडियन इंटेलिजेंस है उनको लगता है कि अभी भी काफ़ी थ्रेट है एनीबडी कमिंग फ्रॉम दैट कंट्री। एंड लास्ट इज दैट कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई काबुल में ना एम्बेसी है ना कोई कॉन्सुलेट है। इसी वजह से अभी भी ये हर्डल्स हैं। गिविंग वीजाज टू अफगानी पीपल इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पाकिस्तान अपना नॉन परमानेंट मेंबरशिप इन द UNSC का टर्म स्टार्ट करता है। 2 साल का टर्म है। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है कि एजेंडा क्या रहने वाला है पाकिस्तान का। सबसे पहले पाकिस्तान ने कहा है कि UNSC रिफॉर्म्स कैन नॉट बी विद एन एक्सपेंशन ऑफ परमानेंट मेंबर्स, बल्कि नॉन परमानेंट मेंबर्स को बढ़ाया जाए। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि भाई टेररिज्म पे वो ज़्यादा बात करेंगे, फोकस करने वाले हैं एज द मेन टॉपिक ड्यूरिंग देयर मेन एजेंडा ड्यूरिंग देयर UNSC नॉन परमानेंट टर्म। तो कई सारे अभी होने वाले हैं। मेजर चीज़ यही होने वाला है कि कश्मीर को लेके तो वो हर मौके पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो these three things are going to be the highlights of this particular term। आते हैं सीरिया को लेके। अब सीरिया पे मैंने 2 न्यूज़ लगातार दी है। सबसे पहले तो सीरिया में जो HTS गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, आज के दिन कई कंट्रीज आ रहे हैं टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्रेंड है क्योंकि यूजुअली जो रिबेल ग्रुप पावर में ले लेते हैं, कंट्रीज कुछ टाइम लेती हैं टू फॉर्म रिलेशंस, बायलैटरल रिलेशंस। बट यहाँ पे तो HTS ने असाद गवर्नमेंट को इट काइंड ऑफ टॉपल्ड, असाद भागा और उसके बाद ही आके कुवैत, इराक, टर्की सभी के लीडर्स आके पहुंच रहे हैं और रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। मतलब ऐसे कंट्रीज जो वेट कर रहे थे कि भाई असाद का गवर्नमेंट गिरे और वो जाके रेबेल ग्रुप को सपोर्ट करे। तो ये दिखाता है कि भाई कहाँ से पैसे, वेपन्स, ट्रेनिंग आई थी HTS को ताकि वो असाद गवर्नमेंट को टॉपल डाउन कर पाए। बट हाँ, इंटरेस्टिंग है कि धीरे धीरे ये चीज़ नॉर्मलाइज हो रही है। एक रिबेल ग्रुप आज के दिन में पावर में आ चुकी है एंड कंट्रीज आर रेडी टू रिकॉग्नाइज एंड एस्टैब्लिश फॉर्मल टाइज। साथ में ही आते हैं HTS की जो गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि भाई हमें US का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड वो US को बार बार कह रहे हैं कि भाई सैंक्शंस आप हमसे हटाओ। जो सैंक्शंस आपने असाद गवर्नमेंट पे डाली थी वो हम पे क्यों लागू है आज। इसको हटाने से और आपके सपोर्ट से, दैट इज US के सपोर्ट से, सीरिया फिर से ग्रो कर सकता है, प्रॉस्पर कर सकता है। सो बेसिकली लुकिंग एट द अप्रूवल, लुकिंग एट द फॉर्मल रिकॉग्निशन बाय US, क्योंकि एक बार US ने रिकॉग्नाइज कर दिया तो सभी कंट्रीज एक एक करके करने ही लगेंगे। तो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सीरिया का सिचुएशन है। बट इंटरेस्टिंग है सिचुएशन है, अगर US ने सही में, डोनाल्ड ट्रंप ने सही में ये कर दिया, जो कि बहुत लॉजिकल भी रहने वाला है, ऑब्वियस भी रहने वाला है। टर्की के रिक्वेस्ट में तो कर ही देंगे, बट ये तब इंटरेस्टिंग रहने वाला है कि देयर विल बी अ कंप्लीट चेंज इन सीरिया। there will be no support to Hezbollah, Iran will be isolated and रशिया का जो रीच रहेगा वो लिमिटेड हो जाएगा इन द रीजन। आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे, वेस्ट अफ्रीका पे। अब ये जो न्यूज़ है, मैं वेस्ट अफ्रीका का क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि दिस न्यूज़ शोज द लेवल ऑफ डिल्यूजन जो कि यूरोपियन कंट्रीज में अभी भी है अफ्रीका को लेके। एक तरफ फ्रांस ने अपने ट्रूप्स भेजे थे टू शाद, बुर्किना फासो, नाइजीरिया टू फाइट अगेंस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स थे, उनके अगेंस्ट। अब ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स आए क्यों थे ये कोई नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये देख रहे हैं कि भाई फ्रांस ने वहां पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लिए अपने ट्रूप्स भेजे थे।
ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स इसीलिए आए थे क्योंकि इतने डिविजन्स थे, इतना पॉवर्टी था ड्यू टू कॉलोनियलिज्म। अब कॉलोनियलिज्म के वजह से जो इतना बर्बादी हुआ था दैट देयर हैव बीन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स दैट हैव कम अप। अब एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स को अब एज अ वीक गवर्नमेंट जिसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, वो डील नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए फ्रांस से मदद मांगी थी, फ्रांस ने अपने ट्रूप्स भेजे थे। और आज के दिन फ्रांस कहता है कि भाई दे आर नॉट थैंकफुल इनफ, ग्रैटिट्यूड नहीं दिखा रहे हैं, राइट। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है मैक्रोन ने कहा है कि भाई इनग्रैटिट्यूड दिखा रहे हैं, ये सॉवरेन कंट्री नहीं बन पाते अगर फ्रांस का प्रेजेंस नहीं रहता। तो यहां तक इनका डिल्यूजन है। अब इसके रिस्पॉन्स में सेनेगल ने एज वेल शाद ने कहा है कि भाई ये डिसरिस्पेक्टफुल है, ये कंप्लीटली गलत है, बट दिस इज व्हाट द यूरोपियन कंट्री स्टिल थिंक अबाउट देयर प्रेजेंस इन अफ्रीका। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। रोमानिया एंड बुल्गारिया EU के मेंबर्स जरूर थे पहले भी, बट they were not members of the Schengen area. अब finally they have become the members of the Schengen area. अब यहाँ इसका मतलब है कि it is going to be free movement of people, trade and vehicular movement. इसका इम्पैक्ट ज़रूर होने वाला है क्योंकि कई साल से इसको रोक दिया गया था बिकॉज ऑफ द इलीगल इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज़ का जो मूव आ रहा था फ्रॉम रोमानिया एंड बुल्गारिया। बट फाइनली जब ये शेंगन एरिया में पहुंच चुके हैं तो प्रेशर इन पे ज़रूर रहेगा टू मैनेज द मूवमेंट ऑफ रिफ्यूजीज फ्रॉम हियर टू अदर एरियाज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी। तो इसी वजह से रोका हुआ था, बट अब फाइनली हो चुका है। लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट न्यूज़ ऑफ यूक्रेन। बिफोर डोनाल्ड ट्रंप कम्स टू पावर, फाइनली यूएस ट्रेजरी ने एक फाइनल टाइम का एक एड दे दिया है $6 बिलियन का, एंड उस 6 बिलियन में 2.5 बिलियन दिया गया है सिक्योरिटी असिस्टेंस बोल के, 1.25 बिलियन दिया गया है मिलिट्री सिस्टम्स देके, दैट इज द हिमार सिस्टम दिया गया है, गाइडेड मिसाइल्स, एंटी टैंक वेपन सिस्टम एंड अदर थिंग्स, एंड अनदर 1.2 बिलियन विल बी यूज्ड टू फंड यूक्रेन सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ने जो पहले ही कह दिया था कि भाई हम एक बार पावर में आ जाएंगे तो ये सारा फंडिंग बंद हो जाएगा, तो उनके आने से पहले जो बाइडेन गवर्नमेंट ने फाइनल एक फंडिंग दे दिया है ताकि और कितने दिन भी चलता है यूक्रेन के पास वो सिक्योरिटी फंड में पैसे रहे, राइट। सो दिस इज द लास्ट मूव दैट जो बाइडेन कुड डू बिफोर डोनाल्ड ट्रंप कम्स इन। द लास्ट न्यूज दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इन दिस सीरीज इज अबाउट जी जिनपिंग, जिन्होंने फिर से प्रेसिडेंट पुतिन को सपोर्ट करते हुए ये कहा है कि चाइना और रशिया की जो दोस्ती है इट इज़ गोइंग टू रिमेन स्टेडफास्ट। उन्होंने कहा है कि इट्स अ वेरी मैच्योर एंड स्टेबल रिलेशन, एंड यू नो अगेन जिसे मैंने कहा कि नॉर्थ कोरिया ने जो पुतिन के साथ इतना प्यार दिखाया है वैसे ही जी जिनपिंग ने रशिया के तरफ है। अब वही मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मैं रिट्रेट कर रही हूँ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है जहाँ पे एक हमें लगता है कि चाइना इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो पुतिन को ये करना चाहिए क्योंकि डिपेंडेंसी ऐसा लगता है कि रशिया इज मोर डिपेंडेंट ऑन चाइना, कि चाइना खरीदता रहे क्रूड ऑयल। इंटरेस्टिंग बात है, ये चीज़ है नहीं, चाइना डिपेंड करता है रशिया पे आज के दिन, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो सप्लाई ऑफ क्रूड ऑयल और कई सारी चीज़ों में। सो इसी वजह से व्हाट वी सी टुडे कि भाई दी हेजेमोनिक कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन यूएस एंड चाइना, इट इज नॉट दैट केस। It is, there are multiple other things that are included, including Putin's Russia. उसको in the calculation, when you see the chessboard of geopolitics today, you really have to calculate कि रशिया का जो importance है आज, especially after Russia-Ukraine crisis, is something that even Xi Jinping has recognized, and the relation is again very mutual right now. क्या ये relation can it move towards something like a NATO alliance? एक ग्रुप बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है, but the bigger brother will always be Russia. चलिए इसी के साथ let me wrap up around the world वाला series. I'll see you in the next one, and again if you have any doubts feel free to reach out to me. Till then, bye. Sri Ram's IAS, serving the nation since 1985. अब offline हो या online, we are the lifeline.